नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेशन है। उन 12 प्रैक्टिस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन का लिया और 30 क्वेश्चनों का आज डिस्कस मैं करूँगा। आप चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराई जा रहे हैं उस क्वेश्चनों का नोट्स बनाइए और उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को क्या करने की कोशिश करिए, उस टाइप के क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन आपके लिए ये है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, प्रैक्टिस जो कराए जा रहे क्वेश्चन का एक लेवल है, उस लेवल को आपको पहचानिए। आपके एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलते हम देर नहीं करते हैं, अब बस यही कहेंगे आपसे कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रेगुलर अपना प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1.25 है। तो बता, जब कोसेक थीटा बराबर 1.25 है तो कोसेक थीटा बराबर क्या, 1.25 को 25 पंजे 25 चौके हो जाएगा, 5/4 लिखा जा सकता है। 1.25 बटे क्या करें, यदि मैं इसको 100 का देता तो 25 से काटता तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो जाता। तो इस तरीके से 5/4 होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, कर्ण है और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब है। तो आधार हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। ट्रिपलेट नंबर होता है 3, 4, 5, ये आप याद रखे रहिए। ट्रिपलेट नंबर 3, 4, 5 होगा। बड़ा वाला नंबर कर्ण होता है, बाकी 2 आपका लंब और आधार होता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिपलेट नंबर आपके पास था। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि भाई यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आधार क्लियर होगा, लंब और कर्ण भी क्लियर हो गया। तो ऐसे में हमने देखा कि 4 tan थीटा है तो 4 tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार होता है। tan थीटा के जगह पर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो जब लंब बटे आधार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। -5 गुणे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता, 3 बटे क्या होगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा में क्या होगा, 5 बटे क्या होगा, 3, कॉस का उल्टा हो जाता है। और +4 गुणे कॉट थीटा क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे में हमने ये सॉल्व किया कि 5 5 से कैंसिल होगा, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो 4 चौके 16 बटे क्या, 3 - 3 है। अब बटे क्या होगा, 5 बटे के 3 + 3 है। तो ऐसे में थोड़ा सॉल्व कर, 16 3 तरीके 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गया, क्या हो, 7 बटे क्या होगा, 3। और यहाँ 3 तरीके 9 5 14 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैंसिल होके 7 बटे कितना होगा, 14, और 7 बटे 14 को लिखा गया 1/2। तो रिजल्ट हमारे पास 1/2 निकल के आया। बात समझ में। तो रिजल्ट हमारे पास 1/2 आ गया। इतनी बात समझ में। तो ये आपका क्या आसान तरीका है, 1.25 को आप क्या करें, 5/4, ये 5 हमारा कर्ण है और 4 हमारा लंब है। तो ट्रिपलेट नंबर जहाँ 4 5 है तो वहाँ 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan cot की वैल्यू रख करके अपना सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाती है, उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक है, तो यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितना बढ़ जाएगा, 8% क्या होगा, वार्षिक है, 8% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो गया। तो इसको 4% क्या बोला जाएगा, छमाही बोला जाएगा, अर्धवार्षिक। अब छमाही को 4 बटे क्या, 1/25 ये लिखा जा सकता है, 1/25 लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/25 क्या किया गया, लिखा जा सकता है। बात समझ में। और जब 1/25 है तो भाई 2 छमाहियाँ होगी एक वर्ष में, एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होगी, यानी जब 2 छमाहियाँ होगी तो 2 बार सॉल्व किया जाएगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट है। यदि 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 26 एक छमाही में। अगले छमाही में 25 हो तो क्या होगा, 26। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये 625 हो गया, यहाँ 676 हो गया। अब ये जो 676 हमारे पास है 20,280 है। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार
18 बार में कट जाएगा 180। ठीक, 18 छक्का 108, 10 हो जाएगा, 18 दूनी के 26, सॉरी गड़बड़ है क्या, 18 सते 7 बटे 56, 126 और 10 गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, 18 बार में नहीं कटेगा, 3 78, सॉरी ये 3 बार में शायद कट रहा, 30 बार में कटेगा। 3 छक 18 को हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 22 हो जाएगा, 3 छक 18 2 20, 1 पर 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 0 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कितना होगा 7, 36 18,000, 18,750 हो जाएगा। ठीक है, 18,750 रुपया आपके पास क्या होगा, मूलधन क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि ब्याज हमारा दुगना कर दो, तो ब्याज हमारा क्या होगा 16% हो जाएगा। ब्याज हमारे पास कितना होगा 16% हो जाएगा। 8% है तो उसका दुगना क्या हो जाएगा 16% हो जाएगा। ब्याज हमारे पास 16% हो जाएगा। और समय कितना होगा 4 5 20 3 23 बटे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये पर आपका तो टोटल हमारे पास ये चीज़ होगा 16 सही इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन तो टफ हो ही गया है, तो SI निकाल लीजिएगा। तो SI हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना मूलधन हमारे पास 18,750 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा करीब करीब 16 गुणे 23/500 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से काटते हैं तो 25 से भी कट जाएगा यहाँ से, या यहाँ से आप क्या करें 2 8 16 हो जाएगा। ये 25 बार में हो जाएगा। 25 से इसको काटिएगा तो 25 3 75 हो जाएगा, सॉरी 25 छक्का 25 7 175 हो जाएगा। बचेगा कितना 12, 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 75 वाटे कितना हो जाएगा 75 दूनी का 150 और 1.5 15 चौके 60 6। अब गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 00 कैंसिल होगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और 1 कितना होगा 13,800 हो जाएगा। ये आपका पास। ठीक है, फिर से समझिएगा, थोड़ा सा हमने डिटेल बताया है क्योंकि हमने यहाँ पर भाई डायरेक्ट लगा भी सकते थे, उसको भी बता सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या किया कि हल्का सा डिटेल बना लिया। डिटेल इसलिए कि कोई कैलकुलेशन हमारा उस तरीके से भी ज़्यादा रहेगा, तो क्यों ना हम 8% को 4% वार्षिक छमाही करके 1/25 करके यहाँ से हमने प्रिंसिपल को निकालने की बात किया कि प्रिंसिपल यदि 25 तो एक साल में एक छमाही में 26, दूसरी छमाही में 25 है तो फिर क्या होगा 26, इस तरह के 625 676 पर कितना होगा 20,280, तो 1 पर 30 होगा। तो यहाँ से मूलधन निकल के आ गया। जब मूलधन निकल के आ गया, SI की यदि बात करता है तो रेट को दुगना किया गया, 8% है तो क्या होगा 16% हो जाएगा दुगना। और समय हमारे पास 4 से 3/5 है तो 23 बटे क्या होगा 5। अब वहाँ से हम लोग क्या करें टोटल परसेंटेज निकाल लें। अब यदि हमें SI निकालना तो 18,750 का 16 गुणे 23/5% था, बटे 100 कर दे तो 100 का भाग दे दिया गया तो 500 हो गया। अब इसको सॉल्व किया गया तो 13,800 रुपया निकल के आया, वो भी क्या होगा साधारण ब्याज निकल के आया। बात समझे? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 10 अंकों की कोई भी संख्या हमारे पास इस तरीके से बनी हुई है, यदि वो 72 से डिवाइड हो जाए तो 72 से डिवाइड होने का मतलब 9 8 72 होता है कि नहीं, यानी जो संख्या 9 और 8 से डिवाइड हो जाएगा वो 72 से डिवाइड हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा था कि यक्स के अधिकतम मान के लिए लेना है। यक्स के लिए क्या होगा अधिकतम मान के लिए लेना है। जब यक्स के अधिकतम मान के लिए लेना है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बनाइए। जो हमारे पास यक्स है वो अधिकतम मान के लिए, तो मेरे पास संख्या देखिए 75Y974005X2 है। एक नियम कहता है कि जब संख्या हमारे पास क्या होगा, जब संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड होते तो 8 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। फिर हमने पहले यक्स वाले को ही क्यों विचार बनाया, क्योंकि यक्स के लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया कि भाई अधिकतम मान होना चाहिए। तो बताइए कि 5x2 है तो यक्स की जगह पर क्या रखा जाएगा कि जिससे 5x2 हमारा क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यदि यक्स के जगह पर मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम कहाँ से शुरू करेंगे 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से 592 हो जाएगा। यदि मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 चौके 32, मतलब सीधा सीधा बात है ये 8 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है 8 से कट रहा है। ठीक है, जब 8 से कट रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ यक्स की जगह पर हमने 9 लिखा। जब यक्स की जगह 9 लिखा तब संख्या कैसे देखने में लगेगी, अब
75y 97405 और 92 ऐसे देखने में लगेगी। अब हमने 8 का नियम तो फॉलो करा दिया है, अब किसका नियम चाहिए, हमें 9 का नियम चाहिए, और 9 के नियम फॉलो कराने के लिए अंकों का योगफल संख्या 9 से कट जानी चाहिए, तब पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएंगी। अब बताओ अंकों के योगफल की यदि बात कर रहा है तो मैं देखूं कि इसमें जितने भी नंबर हमारे पास है वो जो नंबर हमारे पास क्या होगा 9 से कटने वाला उसको आप रास्ते से हटाते जाइए। 9 कट जाएगा, यहाँ से 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 कट गया मेरे पास से, 9 कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, ये भी कट गया, 7 5 12 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। 12 देखिए 7 5 12 और 12 7 कितना 19, जब 19 हो जाएगा तो जब 19 होगा तो इसका मतलब 9 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो आपके पास फाइनली यदि देखा जाए कुल मिला करके तो y प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। अब y प्लस 1 यदि इसको 9 से काटना है तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा। हमने y की जगह पर 8 देखा और x की जगह पर 9 देखा, तो संख्या हमारा यानी क्या कर रहा था 2x, x की जगह पर कितना है, x की जगह पर हमने क्या रखा था 8 रखा था, और सॉरी 9, और y की जगह पर कितना रखेगा 8 रखेगा। फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो हो गई क्या, यह का अधिकतम मान के लिए बोल रहा था, तो 2y माइनस अथवा 2x माइनस वाई, तो 9 दूनी 18 में से 8 का 10 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो गड़बड़ तो नहीं रहे। तो यहाँ क्या होगा 9 रख देते हैं, 592 होगा, 592 में क्या होगा 8 7 56 बचेगा 3, 8 चौके 32, यस की जगह पर 3, 9 तो सही है, 8 7 56 बचेगा कितना 3, 8 चौके 32 सही है। अब 9 सही है तो 9 से कटने वाला ये कट जाएगा, 5 और 9 भी कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वो मिस्टेक यहाँ से हुई है, 7 2 9 यहाँ से भी कट जाएगा, और सॉरी यार ये 2 है ना, तो यहाँ देखिए 7 2 9 ये भी कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ 7 5 12, एक मिनट फिर से देखो छूट गया था। चलिए तो हमने कह दिया कि जब संख्या हमारा चेंज हो गई तो संख्या आप किस तरीके से सकते हैं, 75y 9740592 है। तो संख्या हमारा 9 से कटने के लिए नियम कहता है अंकों को जोड़ने पर संख्या 9 से कट गई तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। तो बताओ ये 9 कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 मिला के 9 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 5 12 12 1 1 क्या 2 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 प्लस y हुआ। अब y की जगह पर हम लोग क्या रख दे कि हमारा 9 से कट जाएगा, y की जगह पर क्या रखेंगे 9 से कटेगा, तो y की जगह पर यदि हम क्या कर दे 6 रख देते हैं, y की जगह पर 6 रख देते हैं तो हमारा संख्या 9 से कट जाएगी। देखो 6 रख देंगे तो 3 और 6 मिला के 9 हो जाएगा, तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो y की जगह पर हमने 6 रख दिया, जब y की जगह पर 6 रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 में से क्या होगा 6 गया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 में से 6 का कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। बात समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है को हमारा सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन में पहले आप लोग ग्रुपिंग को किया करिए, ग्रुप में बनाते हुए जहाँ जहाँ जो एक दूसरे का क्या होगा अलग अलग समझ में आ रहा हो वहाँ पर अपना क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया भाग और 4 ऑफ 6 है, तो इसका मतलब पहले ऑफ को सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे पास कितना होगा ये 24 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिएगा कि ये गुणा है भाग है, तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा माइनस का 2 आएगा, 4 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले हमें क्या करना होगा ऑफ करना होगा, तो 6 3 है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, फिर से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 6, ठीक, और डिवाइडेड बाई समझिएगा क्या निकल के आया था 24 आया था, फिर -3 आया, गुणे माइनस का 2 आया, फिर +4 माइनस, अब देखिएगा 2 गुणे 3 भागे 2 ऐसा है। आइए फिर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 3/4 माइनस 3 दूनी के 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, +4 माइनस देखिए 2 23 6 में 2 का भाग देंगे तो इसे कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 6 4 10 में से 3 गया 7 हो गया, 3/4
यहाँ 3/4 और यहाँ क्या होगा 7, तो लिख सकते हैं 7 सही 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सरलीकरण होगा। ये बॉडमास का नियम होता है। बॉडमास का नियम में कहता है कि पहले हमें क्या करना है, भाग देना है, पहले हमें क्या करना, BODMAS है, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और क्या होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हमारे पास ऑफ वाला सिस्टम, यदि भाग और ऑफ है तो पहले ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, भाग है तो गुणा है तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले भाग तो बाद में गुणा करेंगे, कहीं जोड़ और घटाने की बात है तो पहले जोड़ बाद में क्या कर घटाएंगे। इस तरीके से हम लोग नियम को सॉल्व करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर/घंटा कम कर दी जाती तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगती है। तो दूरी ज्ञात की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूरी क्या कहा है, नियत कर दिया। उतनी ही दूरी का मतलब जब दूरी नियत हो जाती है तो स्पीड हमारे पास क्या था, 45 किलोमीटर/घंटा था। अब हमारे पास 3 किलोमीटर/घंटा अधिक, सॉरी एक मिनट टाइम था ना, टाइम हमारे पास कितना होगा 45 मिनट था। लेकिन अब क्या करेंगे, यदि 5 किलोमीटर/घंटा कम कर देता है तो समय हमारा 3 मिनट अधिक 48 हो जाता है ना। तो अब हमने कह दिया कि यदि मेरे स्पीड की बात है तो स्पीड इसी का उल्टा हो जाएगा, 48-45 हो जाएगा। और यदि मैं इसको छोटा करूं तो 16 संबंधी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ये स्पीड पहले 16 था 15 था, रेशियो में हमारे पास 1 का अंतर है। 1 का अंतर में 5 किलोमीटर/घंटा का अंतर हो गया। तो 16 में कितना होगा, 16×5 80 किलोमीटर/घंटा हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमने क्या किया, यदि 80 लिया तो 80 के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना है, 45 मिनट है ना। 45 मिनट इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 × 45, 15 × 60 होगा। ये यहाँ से 20 हो गया, 20 × 23 60 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में, ये क्या बन जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई। फिर से समझिए, दूरी हमारे जब नियत हो जाती है तो समय हमारा क्या होगा, 45 से 3 मिनट अधिक हुआ तो 48 हो जाएगा। तो चाल हमारा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 48 से 45 हो गया। तो यहाँ से रेशियो 16 संबंध 15 हुआ, यानी स्पीड पहले 16 थी, अब कितनी होगी, 15 होगी। उसके बीच में जो गैप हमारे पास है, अनुपात में एक हिस्सा है तो उधर 5 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो एक हिस्से में 5 है तो 16 पर कितना, 16×5 80 किलोमीटर/घंटा हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड और टाइम क्लियर हो गई है। स्पीड हमारे पास 80 और उसके अकॉर्डिंग टाइम हमारे पास 48 है। सॉल्व करें तो 60 किलोमीटर आएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं और इस रूप में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ आप पहले कॉमन ले सकते हो। यहाँ हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लेगा तो x - 6 + 1/x = 0। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। x² करेंगे तो क्या x हो जाएगा, 6x/x करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1/x करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो इस तरीके से x + 1/x बराबर, ये देखो -6 पक्षांतर कर लो आप तो 6 आ जाएगा। अब इस प्रश्न को देखा जाए, ये एक दूसरे में भाग है ना। यदि इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाले से x कॉमन ले लिया तो क्या होगा, x³ + 1/x³ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग देना होता है, कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है। तो x/4 में यदि x का भाग देते हैं या 1/x² में x का भाग दे देंगे तो ये पलट के इसमें गुणा हो जाती है, भाग दे के x³ आ जाता है। बात समझ। और यहाँ देखिए x कॉमन ले लेते तो वही हाल है, यहाँ x + 1/x बन जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप ये बताइए कि आपको मैंने बताया है, पिछले कई पेपरों में मैंने कराया था x + 1/x = 6 है। तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, 6³ - 3 × 6 होगा। 6×6 = 216 में से 18 कम कर देते हैं, 198 आ जाए। क्लियर। तो ऊपर कितना होगा, 198 आ गया। क्लियर है, बात समझ। और नीचे x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 6। 6×18, 6×18 कितनी बार आ जाएगा, 33 बार आ जाएगा। 6×18, 6×18 कितनी बार हो जाएगा, ये 33 बार हो जाएगा। बात समझ में, 33 बार आपका निकल के आ गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और निरंतर आप क्या करिए, क्लास को करते रहिए। और कोशिश यही रहेगी कि भाई जल्दी से जल्दी आपका लाइव क्लास चालू हो जाए, तो जिससे कि आप लोग को और भी मन बनने लगे। और साथ में आपको बस ये देखना होगा क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं,
किस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न को आपको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और क्या होगा 10 सेंटीमीटर। कोई भी हमारे पास ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, कोई समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समलंब चतुर्भुज में उसकी एक भुजा हमारे पास 20 है और दूसरी भुजा कितनी है 10 है। ये 20 है तो ये कितनी है 10 है। ठीक, और बात में कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है, यानी कि जितनी लंबाई का ये है उतनी लंबाई का ये भी है, और इसका एरिया 180 है। एक बात को समझिएगा, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे हाइट होती है, ऊंचाई। क्लियर। अब आप बताइए कि क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा 180, 1/2, समांतर भुजाएं में 10 और 20 है, यहाँ हाइट h है और यहाँ 180 है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 30 है ना, 30 का आधा 15, 15 गुणे h बराबर 180 की, तो h बराबर तो क्लियर होगी 12 की। अब ये बताइए कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास हो गई वो 12 की हो गई, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 12 की होगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास 12 की होगी। ठीक, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 12 की होगी। जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपस में हमेशा क्या होती है बराबर होती है। बात क्लियर हो गई। यदि ऊपर 10 है तो नीचे भी यहाँ पे क्या होगा 10 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को। अब बताए टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास यदि 20 है, जिसमें से हमने यहाँ 10 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। इतनी बात समझ। अब आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना हुई, समकोण त्रिभुज में 5 12 है तो वहाँ 13 हो जाए, ट्रेपीज अथवा से ट्रिपलेट नंबर से, तो उत्तर हमारे पास 13 हो गया। नहीं तो ये देखेंगे कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर रूट बनाओगे तो 144 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 25 हो जाएगा, तो इस तरीके से 169 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है। बात समझ में, ये तरीका समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, बस यहाँ पर बस ये देखना है कि इसका एरिया क्या दिया, तो वहाँ से हमने हाइट निकाल लिया। हाइट निकालने के बाद प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न में कह रहा समांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब कि दोनों साइडों का भुजाएं हमेशा बराबर दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर यही चीज़ देखें कि जो हमारे पास जो हाइट यहाँ पर दिखाई दे रही थी, हाइट तो 12 हो गई, तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन हमारे पास एक आयत का रूप पकड़ लिया, आगे ऊपर 10 तो नीचे 10, ये 12 तो ये 12 होगी, तो बाकी जो बच गया 5 5, जहाँ 5 12 वहाँ क्या होगा 13 का नियम चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर क्या होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी काम का 40% 6 दिन में करे। अब ये बताओ, ये जो 40% है, ये जो 40% की यदि बात कर रहा है, तो 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। यानी ये क्या किया है कि 2/5 काम को कितना टाइम में 6 टाइम में, तो एक काम को करने में उसका कितना लगेगा 2 तेई 6, देखिए 2 तेई 6 और 3 पचे 15। बी की 30% है तो 3 बटा क्या होगा 10 हो जाएगा। तो जब बी की बात कर रहा है तो बी 3/10 काम करेगा, कितने दिन में 3 दिन में, तो एक काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, तो चलो पहले दोनों का कार्य टोटल निकाले 30। अब यहाँ से ये 2 काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम को किया, तो 3 2 5 काम को किया, और कितना टाइम तक किया 2 टाइम तक किया, तो कितना काम कर लिया 10 तो काम कर लिया। जब 2 टाइम तक काम करता है, 2 दिन काम करता है, 10 काम कर लिया, तो 10 काम यहाँ से माइनस कर लेते तो कितना काम बाकी बच जाएगा 20 काम। अब इसी 20 काम को कह रहा है ए ने काम जारी रखा, यानी कि लास्ट तक वाले पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, वो बात को हम देखेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि शुरुआत से 2 दिन तक काम हुआ, बाद में किसके काम के किसको करना पड़ गया, एक को, तो एक की कार्य क्षमता हमारे 2 है, तो यहाँ से कितना होगा 10।
अब बताए टाइम कितना हो, पहले कितना दिन लग गया 2 दिन, अब बाद में कितना होगा 10, 10 दो कितना होगा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ। और इसका सेकेंड मेथड क्या होता है, और आसान भी है सेकेंड मेथड। यदि मैं इसका सेकेंड मेथड सॉल्व करूं तो मेरे पास अब बताइए टोटल कार्य कितने थे 30, टोटल कार्य कितने थे 30। कौन काम छोड़ के भाग रहा था 2 दिन के बाद, बी। तो 2 दिन के बाद बी काम छोड़ के जा रहा, तो चलो बी की कार्य क्षमता 3 की थी, उसको काम को 2 दिन का निकाल लेते हैं। अब जो बचा खुचा काम रहा होगा ए शुरू से लेकर अंत तक किया होगा, अपनी क्षमता पर किया होगा, उसकी क्षमता कितनी थी 2 थी। तो ऊपर देखेंगे तो कितना होगा 6 कम हो जाएगा, तो ऊपर 24 बटे क्या करेंगे 2, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 12 दिन आ जाएगा। समझ में आए कि नहीं। हमारे पास टोटल कितना कार्य था 30, कौन बीच में छोड़ के भागा बी। एक दिन में बी 3 ठो काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम बी किया होगा, तो बी वाला कामों को हम निकाल देते। तो ये पता चल गया कि ये शुरू से लेकर अंत तक जितना काम किया उतना होगा, जितना दिन तक ये काम किया उतने दिन तक काम पूरा होगा, क्योंकि ये ने क्या किया काम को छोड़ के बीच में नहीं गया, तो लास्ट तक लेके चला था, इसलिए एक ही कार्य क्षमता के आधार पर हम लोग देखे 12 दिन लगेगा टोटल कार्य करने में। बात समझ में, दोनों तरीका समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 200 रुपये प्रति वर्ग वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदी, उनमें से एक को 20% के लाभ पर, एक को उसने कितने परसेंट लाभ पर 20% लाभ, 10% लाभ पर हानि पर बेचा। अन्य 2 वस्तु उस दर पर बेची कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ ही हुआ, लाभ हासिल हो जाए, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना हो गया। ठीक है, दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए, प्रत्येक को यदि 200 रुपये में खरीदा है, इसका मतलब कि सबको 200 रुपये में खरीदा है, सबको 200 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये में हमारा क्या खरीद लिया। ठीक, जब सबको 200 रुपये में खरीदा तो इस तरीके से रेशियो हमारे पास निकालेंगे तो कितना होगा 1:1 हो जाएगा, है ना। हम कुल मिला के कहेंगे कि 30 रुपये, या तो फिर बेसिक ही लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से वो सही पड़ेगा, क्योंकि ए का दिया है और दोनों का मिला के बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो ए ने 200 रुपये में, यानी पहली वस्तु 200 रुपये में, अब अथवा दूसरी और तीसरी दो मिला के कितना होगा 400 रुपये हो जाएगा। इसको हम कह रहे हैं कि 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो 10% हानि पर बेचेंगे तो -10 रुपया देगा ना, माइनस में आएगा, ये क्लियर है। और ये क्या कर रहा है लाभ पर बेचेंगे, जब लाभ पर बेचेंगे तो प्लस हो जाएगा 400, कितना परसेंट लाभ मैंने मान लिया x/100। और इस तरीके से हमारे पास टोटल 200 400 मिला के 600 रुपये था, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है। तो सबके पास 100 था, कैंसिल हो गया यहाँ से। सबके पास 0 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब ऊपर देखेंगे तो माइनस का 20 आ गया, अब प्लस का 4x आ गया, यहाँ 6 दूनी 12 120 आ गया, तो 4x बराबर क्या 140 को हो गया। तो इस तरीके से x बराबर कितने को होगा 35%। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो तरीका। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। n वस्तुओं का औसत 36, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अभी समझा जाए। देखिए 75% की बात किया, हमें नहीं पता कि n कितना है, तो हम ये काम कर दे 75% को 3/4 लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4 टोटल वस्तु कितनी मेरे पास है 4, और 3 वस्तु यहाँ पर है। बात समझने के लिए 3 वस्तु यहाँ है, शेष 3 वस्तु ये है, और शेष हमारे पास एक यहाँ है। ठीक, अब कह रहा है कि ये बताओ कि जब 3 वस्तु ये है शुरू में, ये वस्तु ये 3 और 1 है, अब हर एक में 6 जोड़ रहे हो, तो 3 में कितना जोड़ दोगे 6 18 जोड़ दोगे। हर एक में से 9 घटा रहे हो तो क्या होगा 9 कम हो जाएगा, घटा रहे हो तो इसका मतलब माइनस का हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास 6 में से 9 गया, 9 फाइनल एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं मतलब, जो भी हमारे पास औसत रही होगी, जो भी मेरे पास औसत रही होगी, वो औसत मुझे नहीं पता कितनी थी, मतलब संख्या कितनी थी वो नहीं पता, लेकिन हमने 75% के हिसाब से 3/4 का 4 वस्तु में से 3 वस्तु इधर और 1 वस्तु इधर हो गई।
हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में 6 बढ़ रहा है तो 3 वस्तु में 18 बढ़ेगा, और हर में से 1 घटाया गया तो एक है ही शेष था ना, तो उसमें से ये तीनों घटा देंगे तो कितना होगा 9। यही 9 सब में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा 4 3 7 लोगों में बटेगा, सॉरी टोटल कितना था 4। अब आप ये बताओ आपके पास पहले औसत कितनी थी 36, अब इस औसत में बढ़ोतरी होगी ना। जब आपके पास 9 लोग होंगे तो 9 टोटल वैल्यू, और सब में क्या को 4 लोगों में बटेगा तो 9 बटे क्या कर लेंगे 4, तो इस तरीके से क्या होगा 36 प्लस 2.25 यानी 38.25 आ जाएगा, 38.25 हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। 75% को 3/4 बना करके हमने 4 टोटल में से 3 वस्तु, शेष हमारे पास 1, हर एक में 6 बढ़ेगा तो 18, एक अथवा शेष 1 बचे था उसमें 9 घटाए तो 9, 18 में से 9 गया 9, 9 हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ, औसत में बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारे पास ये ग्रुप था, सबके पास 36 था, लेकिन 9 यदि एक्स्ट्रा इसमें आया तो ये 9 को सब में बटेगा, और जब सब में बटेगा तो कितने लोगों में बटेगा, टोटल संख्या कितनी माने थे 4, तो 9/4 करेंगे, इस तरीके से 38 क्या होगा 25 आपके पास क्या होगा नया औसत क्लियर हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हम बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या किए रेशियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था उसके आय का अनुपात 5 संबंधी 3 और व्यय का अनुपात 9 संबंधी 5, ए का आय बी के व्यय का दुगना है, तो ए का आय बी के व्यय का दुगना है, ए की आय बी के व्यय की दुगनी है। अब बताओ ए की आय कितनी होगी, ए के हिसाब से देखा जाए तो ए की आय कितनी होगी 5x, बी के यहाँ क्या होगा इसका रेशियो बना लेते हो अनुपातिक संबंध, इसको x मानो, इसको 3x मानो, ये 9y है और ये 5y है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा 5y हो जाएगा, गुणे क्या होगा 2, 5 5 से कैंसिल होके x बटे जो y की वैल्यू आएगी 2/1 आ जाएगा। यानी अनुपातिक संबंध में एक रिलेशन मिला, वो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, x की जगह 2 और y की जगह पर 1 रखो, यदि हम 2 रखते हैं तो आय हमारे पास इस समय क्या आएगी, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 होगा। क्यों, x की जगह पर देखो 5 गुणे 2 और 3 गुणे 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से 10 और ये क्या होगा 6। अब व्यय की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो व्यय में y की जगह पर 1 है तो 9 में y का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 में y का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी की बचत, ए बताओ 10 रुपये कमा के 9 रुपये खर्चा के तो 1 रुपये बचाया, बी 6 रुपये कमा के 5 रुपये खर्चा के तो 1 रुपये बचाया, तो इस तरीके से एक संबंध एक हमारा क्या हो जाएगा बचत का अनुपात निकल के आ जाएगा। वो कितना अनुपात निकल के आएगा, बचत का कौन सा अनुपात निकल के, एक संबंध एक निकल के आएगा। बात समझे ना, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बीजगणित का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है, तो आपको देख करके ये लग रहा होगा इसको हम ऐसे लिखें, इसको हम इस तरीके से लिख दें कि 2a प्लस बी का होल क्यूब लिख दें प्लस a माइनस बी का होल क्यूब लिख दें, ठीक। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन a प्लस बी, तो जाहिर सी बात देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस a माइनस बी, तो 2a प्लस a जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, 2b में से b घटाएंगे तो b। आगे वाला पोर्शन क्लियर है। इसके बाद आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही आपको मिलता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही आपको मिलता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं स्क्वायर फॉर्म में लिखें, समझिएगा जरा। तो हमने तो पता चल गया कि हमारे पास पहला वाला क्लियर हो गया 3a प्लस बी रहेगा। तो अब इसको हमें बनाना है सेकंड वाले कोष्टक को बनाना है, तो क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा ना, सूत्र के हिसाब से स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2a प्लस बी गुणे a माइनस बी, ठीक, ए बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, समझिएगा जरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का ये फॉर्म मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हुआ। तब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी था ना, माइनस a स्क्वायर माइन 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करो। जब इसको और हम सॉल्व करते हैं तो 4a स्क्वायर हुआ प्लस 4 दूनी 8ab हो गया प्लस 4b स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब फिर क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस प्लस 2b स्क्वायर हुआ माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, अब माइनस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर में से अब घटा कर देखिएगा, 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, ab के फॉर्म में देखा जाए तो 8ab में से 2ab जोड़ देंगे तो 10ab हो जाएगा। ठीक, 4b स्क्वायर 6b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कंपेयर यदि हम करते हैं तो a के जगह पर हमने देखा, a के जगह पर क्या देखा, a के जगह पर हमने एक बात देखा कि हमने देखा कि a के जगह पर क्या निकल के आया था। a के जगह पर देखिए a स्क्वायर का गुणांक, यहाँ a का गुणांक, a का गुणांक हमारे पास 1 है ना, तो इस तरीके से हमारे पास 1 आया। कैपिटल B के जगह पर बताओ क्या आया, तो कैपिटल B के जगह पर क्या होगा, 10 आया। और कैपिटल C के जगह पर हमारे पास कितना होगा, 5 आएगा। अब आप रख दो a प्लस बी माइनस सी, a के जगह पर 1, 10 माइनस 5, 11 में से 5 गया कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। ये भी सही है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये भी सही है। 4a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, यहाँ प्लस रहेगा ना, जब प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा, जब प्लस होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऐसे में सॉल्व करें तो 4a स्क्वायर और में से 2a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर बचेगा, और a स्क्वायर तो क्या होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या 8ab है, और यहाँ क्या होगा, माइनस 2b है, तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 6ab हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर 2 5 2 7, और 7 में से 7 एक कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 6 3 9 में से 8 गया, तब वो नहीं आया हो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही हो जाएगा, बाकी इधर सहीयतें हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस को तोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर 4a स्क्वायर था, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटा देते हैं तो 3a स्क्वायर हो जाए। 8b प्लस क्या होगा, में से 2b घटाएंगे तो 6ab हो जाएगा। 4b स्क्वायर 4 2 6, ये क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिएगा a के जगह पर कितना निकला था, 3, b के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो a के जगह पर कंपेयर करिए, a को हम रेड कलर से लिख दिए हैं,
तो ए को लिखा गया 3 और बी को लिखा गया कितना 6 और सी को लिखा गया 7। तो 9 में से 7 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाता है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिमाग का ही है, कहीं गड़बड़ा जाता है। रखिए चलो, क्वेश्चन में कह रहा था पी क्यू आर किसी काम को 11, 20 और क्या होगा 55 दिन में कर रहे हैं, तो 11, 20 और कितना होगा 55 दिन हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 110 से नहीं फराएगा, 220 से फराएगा। तो ये कितना होगा 20 हो जाएगा, ये कितना 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन को काम करने का तौर तरीका को समझिएगा। पी को क्रमशः एक दिन क्यू काम करेगा, उसके साथ एक दिन क्या करेगा आर मदद देगा, एक एक दिन करके आर मदद करेगा। जब पी तो कंटिन्यू काम कर रहा है, एक बार पी क्यू होगा काम में, एक बार पी और क्या होगा आर होगा, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। कितना लगेगा 2 दिन हो जाएगा। अब आप बताओ पी क्यू लगाएंगे तो पी और क्यू 11 हो जाएगा, क्योंकि ये पी का काम है, ये क्यू का काम है, ये क्या आर का। पी आर लगाएंगे तो 20 और कितना होगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से कितना होगा 33 और ये कितना होगा ये 4। क्यू और आर की मदद मिलती है। पी को क्रमशः एक एक दिन क्यू आर आके, तो पी क्यू और पी आर है। तो पी तो क्लियर है 22, 11 तो 31, 11, 31 हो गया। ये कितना होगा 24 होगा। तो एक चक्कर में हमने देखा कि 55 ठो काम कर लिया, 2 दिन लग गया। तो बताइए 2 दिन में 55 काम कर रहा है तो 220 काम को 55 के हिसाब से मारेगा कितना चक्कर, 4 चक्कर मार देगा, है ना। अब आपको पता चल गया कि ये 2 दिन जो हमारे पास हो एक चक्र की बात कर रहा है। जब 2 दिन एक चक्र की बात करें तो 4 चक्कर यानी कि 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो टाइम कितना लग गया हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझिए फिर से। पहले तो हमने कार्य क्षमता को क्लियर किया, फिर काम करने का तरीका को समझा गया कि पी जो हमारे लगातार काम कर रहा है, क्यू और आर हर एक एक दिन पर आपका क्या मदद करने के लिए आए। तो पहले दिन पी और क्यू आया तो 31 टो काम किया, अगले दिन पी और आर आया तो क्या 24 टो काम किया, 2 दिन बीता 55 टो काम हुआ, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर अगले चक्कर में आपका पी और क्यू आ जाएंगे। तो जब हमने देखा कि एक चक्कर में 2 दिन बीता, 2 दिन में 55 काम हुआ, तो 220/55 के, तो मैंने देखा 4 चक्कर कंप्लीट हुआ। तो एक चक्कर 2 दिन का, तो 4 चक्कर 4 दूनी के कितने दिन का 8 दिन का हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि 9.25% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में परिपक्वता के अंत तक परिपक्वता मूल्य क्या होगा, मतलब कुल मिला जुला के मिश्र धन कितना होगा। अब ये बताइएगा, ये 9.25% यदि 2 वर्ष की बात करता है तो कितना होगा 18.5 हो जाएगा। बोलिए 18 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं। 9.25% एक साल में है तो 2 साल में 18.5% हो जाएगा, वही आपका क्या होगा ब्याज हो जाएगा। और कितना परसेंट हो जाएगा 18.5% बटे 100 कर लीजिए। अब किसका होगा 25,000 रुपये का, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं SI निकाल लेते हैं। क्लियर है। 2 साल का साधारण ब्याज 25,000 रुपये 9.25% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 9.25% के हिसाब से 2 साल में 18.5% ब्याज देगा किसका 25,000 का। तो अब यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, दशमलव लग जाएगा। 25 पंजे 125 हासिल 12 होगा। 25 वाटे 212 कितना हो जाएगा 212 के 2 हासिल 21 के होगा। फिर 25 से कम 25 और 21 जोड़ देते हो तो 25 से 21 जोड़ते हो तो 46 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि भाई हमारे पास 25,000 रुपये था और आपने दे दिया कि 4625 रुपये ब्याज मिल गया। तो इस तरीके से 5, 2, 6, 9, 2 29,625 आपका मिश्र धन हो जाएगा। और आपसे यही पूछा तो मिश्र धन बताइए कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस भिन्न को अथवा ये दशमलव को हमें भिन्न में बदलना है तो इतना आसान है कि 56 इसको कर लीजिए। अंक पर दशमलव 1, 2, 3, 4 है तो 1 लिखिए, 4 0 लिख दीजिए। अब किससे काट दीजिए 8 से काट दीजिए तो 8 7 56 हो जाएगा। 8 1 8 दूनी का 16, 8 5 40 यानी 1250 हो जाएगा। ठीक, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दोगुने के से कम है तो पूर्णांक ज्ञात किया। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, यदि मैं इसका 5 गुना कर दूं 25, इसका 5 गुना करूं
एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है 10, इसका 5 गुना करूँ तो 15, इसका 5 गुना करूँ तो 40, कितना होगा। और इस पूर्णांक के वर्ग के दोगुने से 3 कम है। अब पूर्णांक का वर्ग यदि मैं 5 का रखता हूं तब 25 का दोगुना से 3 कम, 25 आना चाहिए, नहीं आया। 25 दूनी 50 में 3 गया, 15 दूनी के और 3 3 का 9, समझ में आया कि नहीं। अब बताइए कि क्या इस संख्या का 3 का वर्ग हमने किया, 3 का वर्ग किया तो 9 9 दूनी 18 में से 3 कम। देखिए 3 का वर्ग किया 9 आया, और 9 में से क्या दुगना किया 18 में से 3 कम कर दे 15 आ रहा है। देख लेना ये भी 15 आ रहे, 15 आ रहे कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा था एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 3 दोगुने से 3 कम है। हमारे पास ऑप्शन थे, हर ऑप्शनों का 5 गुना के तो 25 10 15 40 आया। जो 25 10 15 40 आया है वो जो मेरे पास पूर्णांक उसका वर्ग करके उसमें उसका दुगुना करके 3 कम कर देना। तो 5 का और 25 का दूना 50 में से 3 कम कर देंगे तो 47 आएगा, ऊपर 25 इसलिए नहीं आ पाया। दूसरे ऑप्शन में गया तो 3 का वर्ग 9 आए, 9 का दूना 18, 18 में से 3 कम के 15 आ गया, वही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन से लगाइएगा, नहीं तो आपको द्विघात समीकरण बनाना तो बना सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना तो 5 गुणे x और इसके वर्ग के यानी x स्क्वायर का 2 गुने से 3 कम है, 2 गुने से 3 कम है कौन, ex है ना। अब यहाँ से देखोगे 5x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, -3 हो जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा तो कठिन हो जाएगा। तो ऐसे को हमें बचना है तो अब क्या करिएगा, थोड़ा सा चालाकी ऑप्शन का लगा लीजिएगा। अब कह रहा कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की परिधि 44 है, तो आयतन क्या हो। देखिए आधार की परिधि 2πr होता है, ये 44 है, 2 गुणे 22 बटे क्या होगा 7 होता है। इस तरीके से हमने देखा कि r की वैल्यू जो मेरे पास आई 7 है, क्यों 22 दूनी 44 करके r की वैल्यू 7 है। और ये जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है जो 440 के बराबर है। तो 2 हो गया, पाई 22 बटे 7 हो गया, r भी 7 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। h यहाँ से निकाला जा सकता है 440। अब 22 दूनी के 44, 10 बार में कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा तो h बराबर 10 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, क्षेत्र अथवा आयतन निकालना होगा। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, यानी 22 बटे क्या होगा 7, r स्क्वायर 7 को 7 2 बार गुणा, h कितना होगा 10, ये कट जाएगा, 154 गुणे क्या होगा 10, तो इस तरीके से 1500 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 1540 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। काट 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, काट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो, और इंटू साइन 180 माइनस थीटा को साइन ही थीटा लिख सकते हो आप, इंटू सेक 360 माइनस थीटा को क्या कर सकते हैं सेक थीटा ही लिख सकते हो, बटे भाई ये याद है ना सबको, टेन 180 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन पॉजिटिव होता है। सेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिखेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेकेंड में माइनस होता है, कॉस सेकेंड में माइनस होता है। यहाँ कॉस क्या होता है माइनस होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव। यहाँ क्या होगा, और सॉरी यार एक मिनट, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें आल पॉजिटिव, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ टेन काट हो जाएगा और यहाँ सेक कोसेक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा करें, कॉट 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में इसलिए प्लस हो गया, सेक 360 माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में हो जाएगा ना, सेक 360 माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में हो जाएगा, तो इसलिए किस में चला जाएगा वो चौथे में, और सेक हमारा चौथे में हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे कुछ भी होता है, सेक माइनस थीटा का मतलब ये होगा चौथे में गया है। तो ऐसे हमने बनाया तो देखा कि सेम सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन बस प्लस माइनस का झंझट है, ऊपर से ऐसे काटे तो 1/-1, इसका मतलब माइनस का 1 उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चार क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त हो जाएगी। देखिए चार क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, चार क्रमांगत संख्याओं का, यहाँ का प्राकृतिक बोलना चाहिए था, यहाँ प्राकृतिक छूट गया होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या की बात है तो x है तो अगला x + 1 हो जाएगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा 3। तो कह रहा ये संख्या किससे डिवाइड होगी, इस बात को बताना है हमें, ठीक। अब यदि मैं x बराबर 1 रख देता हूं तो यहाँ क्या होगा 1, 1 प्लस क्या होगा 1, 1 प्लस क्या होगा 2, 1 प्लस क्या होगा 3। तो ऐसे में देखिएगा यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 × 12 दूनी के 24 आ रहा है। तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 24 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से यदि x बराबर हमारा क्या क्या 2 रख देते हैं तो 2 के हिसाब से कुछ और आएगा, फिर भी देखेंगे 24 से ही क्या करेगा डिवाइड होगी। आप लोग क्या करें प्राकृतिक संख्या बोलो तो हम लोग क्या करेंगे प्राकृतिक संख्या को लिखना चालू कर देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 1 रख करके। तो हमने देखा कि 24 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ 24, यानी मिनिमम 24 से संख्या किस डिवाइड हो सकती है, ऑप्शन में यही था हमारे पास, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। x बराबर यदि 2 रखना चाहते हैं तो x बराबर 2 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 2, 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, तो यहाँ क्या होगा 2, 3, 4, 5। तो 4 × 12 दूनी के 24 पंजे 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, इसलिए 24 से क्या करेगा डिवाइड होगा। अब इसका लसा पूछ रहा है तो 2/3, 4/6 और 8/27 का लसा क्या हो जाएगा। तो अंशों का लसा बटे हरों का मसा, यानी 2, 4 और 8 का लस है, 2, 4 और 8 का लस है बटे 3, 6, 27 का मस है। अब बताइए ऊपर 2, 4, 8 का लसा 8 आएगा, 3, 6, 27 का मसा कितना हो 3, 8 बटे क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं, 4 हरी गेंदें हैं, 5 नारंगी गेंदें शामिल। अगर बैग में 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंद या तो लाल या तो नारंगी, यानी लाल रहेगा तो भी ले लेंगे हम लोग और नारंगी रहेगा तो भी ले लेंगे। बात समझ में आई। अब देखिएगा रेड लाल, हरी और नारंगी, अगर इसमें से 3 गेंद लेना है तो इसका मतलब कि या तो लाल हो या तो क्या होगा हरा हो, या तो लाल हो या तो क्या होगा हरा हो, सॉरी क्या बोला नारंगी हो लेकिन हरा गेंद न हो। तो अभी बताइए इसमें कितने लोग हैं 6, इसमें 4, 5, तो 6, 4, 10, 5, 15 में से कितना गेंद निकालना था 3, तो 15 गुणे 14 गुणे 12/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल जैसे 15C3 है तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या होगा 15 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 15 से शुरू करते 3 गुणनखंड लिख लीजिएगा। अब फिर ये जो हमारे पास 3 है तो इस 3 को फैक्टोरियल 3 समझिए, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या 6 होती है, तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 15 दूनी के 30, 14 × 42, 420 तरीका होगा। यानी कि टोटल में से 3 लोग लेंगे तो 420 तरीका हमारे पास यहाँ पर निकल के आया। कितने तरीका निकल के आया 420 तरीका निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं है, 6 लाल 4 हरी और 5 नारंगी गेंद हैं, तो 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 3 गेंद निकालना है तो टोटल मेरे पास 420 घटनाएं घटेंगी। अब घटित होने वाली घटना में सभी 3 गेंद या तो लाल हो या तो नारंगी हो, तीनों का तीनों लाल हो या तो तीनों का तीनों नारंगी हो। तो यहाँ 6 लाल में से 3 ठे लाल और यहाँ 4-5 नारंगी में से 3 ठो नारंगी। तो प्लस का क्योंकि देखिए लाल वाला निकाल लीजिए और अथवा नारंगी वाला निकाला, दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल घटित घटना जो घटाना है हमें, तो
तो कितना होगा 6×3 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4/6 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3/6। तो 4 3 12 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 चौके 20, 5 दूनी के 10 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्रायिकता बराबर, तो घटना घटित होने वाला 30 और टोटल घटना क्या होगा ये, तो इस तरीके से 1/, क्या होगा 14 आएगा। सभी 3 गेंद या तो लाल हो या नारंगी हो, तो लाल होने वाली घटना 6C3 हो गया और नारंगी होने वाली घटना 5C3। तो इस तरीके से 6 गुणे 5 गुणे 4/6 हो गया। तो कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है, 13×7 = 91 होता है, 1/13 यहाँ पर आ सकता है, इसको काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा, यहाँ से 13×7 होता है। और तो कोई कटने वाला है नहीं। यहाँ पर हमारे हिसाब से आपका 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा 5 4 3 है, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 3 12 2 30 आएगा, 1/14 ही आएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 1/14 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, सभी गेंद लाल हो या नारंगी हो, तो सफ़ेद गेंद यदि लाल होने का मतलब क्या होगा, 6 लाल में से 3 लाल को निकाल लीजिए जितना आया हमारे पास। अब 5 लाल अथवा नारंगी में से 3 नारंगी को हमने निकाल लिया, तो टोटल हमारे पास घटित होने वाली घटना 30 हो जाएगी। और वहाँ पर घटना टोटल कितनी थी 420। तो इस तरीके से हमारी प्रायिकता क्या होगा, घटित होने वाली घटना बटे कुल घटना 30/420। सब सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण B आपका क्या हो, अधिक कोण है। कोण B हमारे पास क्या हो, अधिक कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे होगा, ये आपका है, ठीक। तो ये आपके पास ये A हुआ, ये B और क्या होगा C, ये आपके पास अधिक कोण हो गया, ठीक। कह रहा है कि CB को आगे तक बढ़ा दिया गया। हमने CB को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर AD से CB पर लंब खींचा, तो मैं सीधा लंब खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक। AB की लंबाई कितनी थी, ये 8 सेंटीमीटर है, और BC की लंबाई कितनी है, 7 है, और BD की जो लंबाई हमारे पास थी यह D है। तो BD की लंबाई कितनी है, 4 है। AB की लंबाई 8 है, क्लियर हो गई। BC की लंबाई 7 है, ये भी क्लियर होगी। अब BD की लंबाई 4, ये भी क्लियर हो गई। तो कह रहा है AC की लंबाई हमारे पास क्या होगी। तो अब ये बताइएगा, यहाँ इसकी हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से ना, समझिए, यहाँ से ये हाइट निकाला जा सकता है। जब ये हाइट निकाला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। समकोण त्रिभुज की रचना में ये बेस क्लियर हो जाएगी, हाइट क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कर्ण क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम कर्ण को निकालें। कर्ण को निकालने के लिए इस छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, ADB में चलते हैं। तो ADB में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो AD की जो लंबाई है उसका स्क्वायर क्या होगा, AB का जो स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा, BD का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 8 × 64 में से 4 घटाएं 16 घटा देंगे, तो 64 में से 16 घटाएं तो 56 स्क्वायर हो जाएगा, 56 हो जाएगा AD स्क्वायर। क्लियर हुआ। 8 × 64 में से 4 चौके 16 घटा देंगे, 64 में 16 घटाएंगे, 16 में से 6 गया, सॉरी 14 में से 6 गया, ओहो एक मिनट 48 आ जाएगा। 8 × 64 में से 16 घटा दो आप, तो 48 आ गया। क्लियर। अब आप ये बताइएगा कि ट्राइंगल हमारे पास कौन अब हो जाएगा, ADC में ले लेते हैं। अब ADC में लिखेंगे तो AC जो हमारे पास वो कर्ण होगी, वो क्या हो जाएगी, AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, CD का स्क्वायर होगा। और AD का स्क्वायर 48 है,
और सी डी का स्क्वायर एक देख रहे हैं 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। अब इस तरीके से क्या होगा 169 आ जाएगा और ए सी का स्क्वायर है तो ए सी बराबर कितने को हो जाएगा तब, तो ए सी बराबर कितने को हो जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ए सी की लंबाई कितनी होगी 13 हो जाएगी। फिर से समझिएगा क्वेश्चन में हमारे पास अधिक कोण बनाया है, अधिक कोण बनाने के बाद सी बी को हम थोड़ा सा बढ़ा के ए सी अथवा सी डी पर जो भी अपना लंब हमने खींचा सी बी पे, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज की रचना को छोटे वाले में जिसमें डी बी की लंबाई दिया था 4 और ए बी की लंबाई 8 है, तो इस तरीके से ए डी की लंबाई तो निकाल सकते हैं कर्ण अथवा लंब का। फिर ए डी सी की बात हम कर लेते हैं, तो ए डी सी में हमारे पास हाइट क्लियर हो गई, क्या होगा उसका हाइट का स्क्वायर 48 है और बेस हमारे पास 7 4 11 का स्क्वायर 121 है, उसका जोड़ करके ए सी स्क्वायर बार 169 है, तो ए सी की वैल्यू क्या उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया था कि दंड आरेख बार 5 वर्ष की अवधि 2014-18 के दौरान किसी कंपनी के राजस्व के व्यय को दे दिया है। आय, देखिए राजस्व का मतलब आय होती है, रेवेन्यू, इसको हम लोग बोलेंगे आय, और ये व्यय होगा, जो बचत होगी वो हमारा क्या होगा लाभ होगा। क्लियर होगी। अब प्रश्न में देखा जाए, प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा था, प्रश्न में ये कह रहा था कि 2014 से 18 है ना, सॉरी 2015 और 18 में, 2015 और 18 में, 2015 में और 18 में कंपनी में कुल राजस्व, 2015 में राजस्व रेवेन्यू कितना 300, 18 में कितना हो जाएगा 375, तो टोटल मिला के 675 हो जाएगा। अब फिर 14 में और 18 में व्यय का अनुपात, तो 14 का व्यय कितना होगा 225, 14 का व्यय कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो जब 14 का व्यय 225 हो गया, 14 का व्यय कितना 225, फिर किसका का 18 का व्यय, तो 18 का व्यय कितना होगा 300, 225 325 225 और 300 जोड़ेंगे तो क्या 525 आ जाएगा। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं तो कितने से कट सकता है, 25 दूनी के 50, बचेगा कितना है 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 3 से काटे 3 9 27 होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 9 से बने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात सुने, यानी कि 2015 और 18 का आय 2015 और 18 में 300 375 था, जोड़ेंगे 675 हो गया, और 2014 और 18 में व्यय की बात कर रहा है तो क्या होगा 225 300 525, उसका रेशियो पूछा तो रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डाटा हमारा वही है, बस इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 2017 में कंपनी का व्यय, तो 2017 में कंपनी का व्यय, 2017 में कंपनी देख रहे हैं व्यय क्या है, वो हमारे पास एक्सपेंडिचर यही हमारे पास है इस कलर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि ये व्यय हमारे पास कितना 275 2017 में। और 2015-16 का औसत राजस्व, 15-16 का औसत निकाले थे राजस्व में, तो 15-16 में देखेगा यही ना है हमारे पास, तो कितना होगा 640 का आधा करोगे, 2 लोग है ना 320 हो गया। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास क्या होगा 2017 में, सॉरी 2017 में जो हमारे पास अच्छा 2014 15 16 का राजस्व निकालना है, 14 15 16 है ना, ये भी जोड़ेगा ना। फिर से देखिए 2015-16 और 2014-15-16 में टोटल हमारे पास राजस्व कितना था, तो राजस्व में हमने बात 640 में 60 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 दूर 900 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्लियर है। और उसका हमें क्या करना, औसत निकाला 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 300 हो जाएगा। मेरा औसत कितना निकल के आया 300। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2017 में कंपनी का व्यय वर्ष 2014, 15, 16 के औसत राजस्व कितना प्रतिशत कम है। अब बताइएगा कितना हमारे पास इसका राजस्व था 275 था और हमारे पास औसत कितना था 300। कितना कम हुआ है 25 कम हो गया। क्लियर है। किससे कम बोला है ना कि 2017 में कंपनी का व्यय वर्ष 2014, 15, 16 के औसत से, तो इसका औसत से यानी कि किससे तुलना करें 300 में गुणे 100 कर लीजिएगा, कट जाएगा यहाँ से 3 से काटेंगे 8 से 1 बटे क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि 2016 से 2018 तक की कंपनी का कुल व्यय 5 वर्ष की अवधि में कुल राजस्व का कितना प्रतिशत पूर्णांक के करीब में बताना है। 2016 से 18 तक के कंपनी का कुल व्यय, 2016 से 18 तक के कंपनी का कुल व्यय देखना, 2016 से 18 तक का कंपनी का व्यय, कंपनी का व्यय यहाँ 320 है, 275 है और यहाँ कितना है 300 है। तो 320 320 620 हो गया। आप सीधा सीधा मैं जोड़ लेता हूँ, 320 275 320 और 275 और क्या है और 300, तो कुल मिला के 5 हो जाएगा। 7 दू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 3 6 दू 8, 895 हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 वर्ष की अवधि में कुल राजस्व, 5 वर्ष की अवधि में राजस्व, यानी कि राजस्व में कौन कौन जुड़ जाएगा, सभी जुड़ेंगे। राजस्व में हमारा क्या होगा, सभी जुड़ जाएगा। तो हमने राजस्व निकाला और राजस्व निकालते हैं तो कितना कितना है 260 है, अगले वाले का 300 है, फिर 340 है, फिर 250 है और फिर कितना होगा 375 है। अब आप जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ तक तो 900 आया था और 900 और 9 1400 और 14 1525 आ जाएगा, 1525 आ जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि 5 वर्ष की अवधि के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, यानी कौन 895, 1525 का कितना परसेंट बता रहा है। 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 से कम क्या होगा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 9 36 2 29 हो जाएगा, 4 बटे 32 3 कितना होगा 33 हो जाएगा, बटे क्या होगा 61। अब हम इसको यदि हम 60 करीब ले लेते 60, तो 5 बार में जाएगा ही जाएगा, फिर करीब करीब 3 बच जाएगा 30 है ना, 38 हो जाएगा, फिर क्या होगा मतलब 300 सॉरी 38 और 380 हो जाएगा। तो करीब करीब कितनी बार 380 6 बार में जाएगा ना, तो करीब करीब आपका कितना परसेंट आ जाएगा 56% आ जाएगा। भाग देकर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव की दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु तक तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। यदि आपके पास नाव की चाल और धारा की चाल यदि आपसे पूछे और कह दिया जाए अनुकूल और प्रतिकूल में टाइम दे दिया हो, तो आप सीधा सीधा क्या नाव का निकालना है तो टाइम को जोड़ दीजिएगा। 8 घंटा 48 मिनट प्लस, या 8 घंटा 48 मिनट को आप घंटे में बदल सकते हैं। 8 घंटा 48 मिनट को 48 बटे क्या होगा 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 बटे 40, 4 44 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे नाव और धारा का विपरीत दिशा में समय दिया और अनुकूल दिशा में समय दिया, तो समयों का योगफल नाव को बताएगा और समयों का अंतर हमारा क्या होगा धारा को बताएगा। तो नाव का निकालना होगा तो क्या करेंगे, समयों का जोड़ दीजिए 44 बटे 5, अब प्लस क्या जोड़ देंगे 4 घंटा, और यहाँ क्या होगा 44 बटे 5 44 बटे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौको 20, 44 64 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ 5 चौको 20, यहाँ क्या होगा 24 बटे 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 8 अटे 64, 8 तरीके 24, तो क्या रेशियो निकल के 8 संबंधी क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। बात समझ में है ना, याद रखे रहिएगा। नाव धारा की बात करें, समयों का योगफल नाव और समयों का अंतर क्या होगा धारा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर कोई हानि के बराबर है। देखिए यदि हमारे पास क्रय मूल्य की बात है, यदि पैसा कम में बेचा जाएगा तो हानि होगा, पैसा अधिक में बेचेगा तो लाभ में होगा। यदि कम में बेच रहा हूँ तो इसका मतलब उसको हानि हो रहा है, तो 1850 रुपये हानि वाला हो गया, और यहाँ कितना होगा उसका लाभ वाला 2540 रुपये हो गया। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना रुपये का लाभ हुआ उतने रुपये की हानि हो रही है। रुपया लाभ और रुपया और हानि रुपया दोनों आपस में बराबर है। लाभ रुपया और हानि रुपया आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हानि यदि 1 रुपया है
तो लाभ भी हमारे पास 1 रुपया होगा रेशियो में। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको पैसा कितना बड़ा होगा। 1850 से 2540 होगा तो 0 होगा, 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और 24 और 18 मतलब क्या हो जाएगा, कितना कितना 6 कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, 690। लेकिन ये जो 690 एक्स्ट्रा बढ़ा तो क्यों बढ़ा था, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 मिला के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अनुपात में हमारे पास मिला के कितना होगा, 2। तो इसको यदि हम भाग देते हैं तो 2 तेईस 6 2 चौक के 8 हो जाएगा। 2 तेईस 6 2 चौक के 8, 2 पच्चे क्या होगा 10, 345 रुपया हमारा क्या होगा एक हिस्से में निकल के आने लगा। क्लियर हुआ, यानी कि लाभ हो गया तो भी आपका 345 होगा, हानि होगा तो भी आपका 345 होगा। ठीक, यदि जिसको न समझ में आया तो इसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यदि x मान लेते हैं और ये भी हमारे पास x हो गया, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x में बराबर कितना होगा, 690 का हुआ, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, तो x तो आपने हानि ही माना और लाभ भी माना। यदि क्रय मूल्य निकालना ही है तो हानि हमारे पास 1850 रुपये था। अब हमारे पास जो यहाँ से पैसा यहाँ जाएगा तो जुड़ेगा तो कितना जुड़ जाएगा, 345 जुड़ जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 6 9 हो जाएगा, 18 3 कितना 2195 हो जाएगा। 2195 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2195। ठीक है, तरीका समझ में आया ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलना, यदि ऐसे प्रश्न यदि आपके पास बन रहे हैं तो यह काम करिएगा। एंड ऑप्शन में देखा गया कि ऑप्शन में हमारा सही बटे में है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम 4 लिख देते सही वाले जगह पर। जो 4 होगा ये पूर्णांक होता है, ये सही वाले जगह पर हो गया। यहाँ क्या होगा, प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम 12 बटे कितना होगा 99। अब हम जो जैसे दिया था वैसे सॉल्व कर दे, 3 चौके 12 होगा, यहाँ 3 33 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 सही, 4 बटा क्या होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मैच नहीं कर पाया, उसका रीज़न था कि ये प्रश्न ऐसे बना था 4.12, इस 2 पर बार लगा था। यदि इसको हमें बनाना होगा तो ये 4 पूर्णांक होगा प्लस, अथवा 12 को पूर्णांक बनाइएगा, फिर 12 में पूर्णांक बनाने के बाद इसमें ये देखिए किसका पुनरावृत्ति नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर बार लगने का मतलब पुनरावृत्ति होता है, बार लगने का मतलब पुनरावृत्ति होता है। ऊपर बार किस पर लगा है, 2 पर, 1 पर बार नहीं लगा तो उसी 1 को हम घटा देते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे कितने अंक पर बार लगा, तो 1 अंक पर बार लगा था, इसलिए क्या होगा 1 9, और 1 अंक बार नहीं लगा, 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके 4 सही 11 बटे क्या होगा 90, ये 4 से 11 बटे 90 पहला उत्तर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 2 बर्तनों में क्रमशः 2 संबंध 1 3 संबंध 1 के अनुपात में शराब और पानी, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्होंने मिलाया जाना है, ताकि एक मिश्रण का नया मिश्रण जो तैयार जिसमें शराब और पानी का रेशियो क्या अपान संबंध 2। ऐसा हमने रेशियो में अथवा उसमें एलिगेशन में पढ़ा चुका हूँ। अब एलिगेशन का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से लगाएंगे एकदम आसानी से लग जाएगा। देखिए अलग अलग में देखिए, यहाँ 3 लीटर है, यहाँ कितना लीटर है 4 लीटर, यहाँ कितना लीटर है 7 लीटर। आप इसका एलसीएम निकालो तो 12 सत्ते क्या होगा 84 हो जाएगा। इतनी बात समझ। जब हमने एलसीएम यहाँ पर निकाला तो अब यहाँ पर ये देख लिया मैंने कि यहाँ 3 है तो 84 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा 28 का, और 4 है 84 बनाना तो किसका गुणा करने पड़ेगा 21 का, 7 है 84 बनाना पड़ेगा तो किसका गुणा करें 12 का। यदि हम 3 में गुणा करेंगे तो इसका मतलब इनमें भी गुणा करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है शराब हो या पानी हो, या तो पानी से क्वेश्चन को बनाए या तो शराब से। तो मैंने कहा कि चलो हम पानी से बना रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। पानी में देखा गया कि यहाँ पर क्या होगा 28 से कम 28, पानी 28 पहले वाले में थी, दूसरे वाले में 21 से कम 21, पानी हमारे 21 थी। लेकिन जब कंबाइंड हो गया तब 12 दूनी के 24, दोनों में मिला के कितना होगा 24। तो इस तरीके से हमने देखा 3 संबंध क्या बन जाएगा 4, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 3 संबंध 4 हो जाएगा, किसका मिलाई गई मात्रा का अनुपात हो जाएगा। ये तरीका समझ में आया। आप लोग पहले टोटल जोड़ दीजिएगा, उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि 3 से 84 28 का गुणा, तो इसका मतलब पानी का से निकाला था पानी है। मैं शराब से निकालता था 28 दूनी के यहाँ 56 लिख देता, और 21 3 का 63 लिख देता, फिर 12 पंजे 60 लिख देता। देखिएगा यहाँ पे भी 3 संबंध क्या हो जाए 4। तो आप या तो शराब से निकाल लीजिए या तो क्या करिए पानी से निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन डेटा समुच्चय में परास और बहुलक की बात करें तो परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस क्या होता है मिनिमम होता है।
अब मैक्सिमम हमारे पास 58 है, अब मिनिमम 8 है, तो इस तरीके से मेरे पास परास 50 है। अब बहुलक की बात करता है तो बहुलक जो बार बार दिखाई दे रहा है वो बहुलक है, तो 17 हमने देखा कि 2 बार दिखाई दिया था, तो ज़्यादा बार दिखाया तो 17 हो जाएगा। तो कह रहा परास और बहुलक के बीच अंतर, तो परास माइनस बहुलक पूछ रहा था। बहुलक भाई बड़े में से छोटे को घटा देना है, तो परास हमारे पास 50 है और बहुलक हमारे पास 17 है, तो अंतर करो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अंतर कितने को हो जाएगा, 33 होगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों को देने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा, बात समझे ना, और सपोर्ट दीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए ओके, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।